साथ एक बार फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके आया हूँ। और साथियों, हमारा जो दूसरा भाग है सामान्य ज्ञान यानी कि पर्यावरण से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो जानकारी है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेके हाजिर हूँ। आइए साथियों, देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न हमारे नवोदय विद्यालय के इस भाग में पूछे जाएंगे। जो हमारा नया भाग ईवीएस का जुड़ा है, तो आइए ईवीएस पे चर्चा करते हुए आपको महत्वपूर्ण तरीके से कुछ प्रश्नों को हल करते हुए दिखाई देंगे। साथियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि नॉक आउट शब्द लिखा है कि नॉक आउट शब्द का उपयोग किस खेल में होता है। नॉक आउट का शब्द का उपयोग किस खेल में होता है। इसके ऑप्शन दिए हैं, ए तीरंदाजी, बी मुक्केबाजी, सी गोल्फ और डी डिविलियर्स। तो आपका कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो सकता है, ये आप हमें बताएंगे। देखो, नॉक आउट मतलब होता है जो खेल नॉक आउट में होते हैं। जैसे अगर एक बार में आपने वहाँ हार गए तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। नॉकआउट मुकाबले वो मुकाबले होते हैं जिसमें यदि आप जीतते जाएंगे तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये मुकाबले होते हैं जैसे सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, ये तीन होते हैं नॉकआउट। मतलब यदि आप जीतेंगे तभी आप क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल में और सेमीफाइनल में फाइनल में जाएंगे। आपकी आगे पीछे की कोई परफॉर्मेंस मान नहीं होगी। आप कितने भी हारे जीते, अगर क्वार्टर फाइनल में आप जीत गए, चाहे भले वो आप 5वें स्थान पर रहे हों, ठीक है ना। तो इसलिए नॉकआउट का यूज क्रिकेट में किया जाता है और मुक्केबाजी में भी किया जाता है। कुछ इस तरीके के गेम जो किसी ट्रॉफी में जब नॉकआउट मुकाबले होते हैं तो उनके लिए नॉकआउट का यूज़ किया जाता है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चल लेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि रिएक्टर पैमाने पर से अधिक मान गंभीर क्षति पहुँचाता है। से अधिक रिएक्टर पैमाने को भूकंप से नापा जाता है। भूकंप के झटके जो होते हैं वो रिएक्टर पैमाने पर मापे जाते हैं, जिसकी तीव्रता जो होती है, क्या होती है, जिसकी तीव्रता को नापते हैं हम लोग पैमाने पे, रिएक्टर पे, ठीक है। तो कितने रिएक्टर का उसका होता है, तो कितने रिएक्टर का जो झटके जो हानिकारक होते हैं, कितने तीव्रता के झटके हानिकारक होते हैं। तो इसमें 4, 5, 6, 7, तो 7 रिएक्टर से अधिक का कोई भी झटका हमारे लिए क्षति, सबसे ज़्यादा क्षति करता है। 7 में भी बहुत क्षति होती है हमारा। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे जो रिएक्टर पे नापे जाए 7 से अधिक, मतलब जो 7 रिएक्टर का झटका होता है उससे अधिक जो झटका होगा तो बहुत ज़्यादा विध्वंस मचाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो आपके लिए भी लाभकारी होगा कि दही के निर्माण में कौन सा जीवाणु मददगार होता है। जब हम लोग दही खाते हैं, जो उसका निर्माण होता है, तो उसमें कौन सा जो जीवाणु होता है वो मददगार होता है, यानी कि कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करने पे सहायक होता है। तो आप कहेंगे इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोग बताएंगे। आपके पास थोड़ा समय है तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि विब्रियो कलेरा या लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, जो भी ऑप्शन है, एससी स्ट्रेप्टोकोकस थर्माफिलस या बैसिलस रेडिसिकोला। तो ये 4 ऑप्शन है जिसके लिए दही में लैक्टो नामक जीवाणु होते हैं वो पाए जाते हैं, लैक्टोबैसिलस। तो जो हमारे दही बनाने में मददगार होते हैं साथियों, वो कौन सा बैक्टीरिया काम करता है, यानी कि जीवाणु, तो आप कहेंगे लैक्टोबैसिलस। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे और आप लोग इस प्रश्न को समझने का प्रयास करिए। देखो, जीवाश्म ईंधन, आप समझिए कि जीवाश्म ईंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जीवाश्म ईंधन के बारे में आपको मालूम होगा, वो ईंधन जो जीव जंतुओं के अवशेषों से बनता है और जब बहुत दिन वो बिना हवा और मतलब ऑक्सीजन के अंदर दब जाता है तब जीवाश्म ईंधन बनता है। तो इसमें 4 जो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये हमें बताना होगा। चलिए चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बेनमीनीकरण संसाधन है। नमीनी माने नया संसाधन है। बी, ये पृथ्वी की प्रॉपर्टी में सबसे ऊपरी परत पर पाए जाते हैं, ठीक है।
पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसकी सबसे ऊपरी परत में पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, जीवाश्म ईंधन होता है वो पृथ्वी की सतह पे नहीं पाया जाता है। सी ऑप्शन है, ये 10 वर्ष की अवधि में बनते हैं। कोई भी जीवाश्म 10 वर्ष की अवधि में नहीं बनते हैं, जबकि करोड़ों वर्ष इसमें लगते हैं बनने में। ठीक है, ठीक है। तो ये एक समय के जीवित अवशेष हैं। कौन सा? ये एक समय के सजीवों के अवशेष हैं। तो इसके लिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कौन सा कथन सही है? तो ये एक समय के जीवों के अवशेष होते हैं जो दबकर बिना ऑक्सीजन की वजह से ये जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है ना, जो हमारा पेट्रोल है, डीजल है, ये जीवाश्म ईंधन होते हैं। और जो हमारा कोयला वगैरह ये भी जीवाश्म ईंधन होता है। जिस ईंधन में ऑक्सीजन मिल जाती है वो बन जाता है कोयला, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिलती है वो बन जाता है हमारा कच्चा तेल। ठीक है ना, तो ये दो महत्वपूर्ण हैं। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को चलेंगे। 80 नंबर प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। और प्रश्न है कि बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। तो आपको देखो, सबसे पहले बुद्ध को आत्मज्ञान की बात की गई। लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। बचपन का नाम उनका सिद्धार्थ था। उनके एक पुत्र राहुल था। उनकी पत्नी यशोधरा थी। ठीक है, वो रात में उठ के एक दिन घर से निकल गए और वो अपने आत्मज्ञान की खोज में बोध गया एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है ना, लुम्बिनी में जन्म हुआ था, बोध गया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। यदि आपका कोई प्रश्न बनता है कि भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो आप बताएंगे सारनाथ में। ठीक है ना, चलिए आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया। अब अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। और 81वां प्रश्न है, बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण। आप लोगों को इसके बारे में भी जानना चाहिए कि कौन कौन सी खोजें किस किस वैज्ञानिक ने की है। तो ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं श्रृंखला। चलिए, इसमें बिजली के बल्ब के बारे में, आविष्कार के बारे में बताया गया है। तो बिजली का जो बल्ब था, तो एडिसन ने इसका प्रयोग लगभग 1000 बार किया था, तब जाके थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बना पाया था। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है। खाली एडिसन भी लिखा सकता है, जबकि उनका फुल नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। फुल नाम क्या है? थॉमस अल्वा एडिसन या एडिसन, एक ही बात है। ठीक है ना। चलिए, ये प्रश्न आपको आ गया होगा जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न दिखाई दे, क्योंकि बल्ब का आविष्कार 1000 पेटेंट करने के बाद तब जाके प्रयोग किए थे 1000। इसके बाद हमारा बल्ब का निर्माण थॉमस अल्वा एडिसन ने सबसे पहली बार किया था। ठीक है, चलिए अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न 82वां नंबर है। तो इसमें आप देखेंगे कि गलत कथन का चयन करें। इसमें 3 कथन सत्य, मतलब 3 ऑप्शन सही हैं, चौथा ऑप्शन इसमें गलत है। तो गलत ऑप्शन को आपको इसमें से ढूंढ के बताना होगा कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है। चलिए साथियों, देखते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। सबसे पहला ऑप्शन है कि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव केवल पृथ्वी पर है। ये बात सत्य है क्या? गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव केवल पृथ्वी पर है। कम ज़्यादा है, लेकिन है सभी में। कम ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा बहुत गुरुत्वाकर्षण सभी में है। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के जो ऑप्शन है उन्हें हम ध्यान से पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण लोहे को खींचता है, ऐसी कोई बात नहीं। गुरुत्वाकर्षण हर चीज़ को खोजता है। ठीक है ना, अपनी तरफ खींचता है। कोई भी चीज़ गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तरफ खींचता है। ठीक है, लोहा हो चाहे कोई भी चीज़ हो। गुरुत्वाकर्षण वस्तुओं को तैरने से रोकता है। गुरुत्वाकर्षण हर चीज़ हमेशा अपनी तरफ खींचता है। ठीक है ना। विमान गुरुत्वाकर्षण के जो विमान हमारा होता है वो गुरुत्वाकर्षणी क्षेत्र में नहीं उड़ते हैं। तो ये भी कथन सत्य है। कोई भी हमारा जो विमान है वो गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र के बाहर उड़ते हैं। ठीक है ना, सिर्फ हेलीकॉप्टर गुरुत्वाकर्षण के अंदर में उड़ते हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए जो ऑप्शन आपका सही होगा, इसके लिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये बताना है। तो इसके लिए देखो क्या है, गुरुत्वाकर्षण लोहे को खींचता है, बिल्कुल खींचता है। गुरुत्वाकर्षण वस्तुओं को तैरने से रोकता है, तो बिल्कुल रोकता है। ठीक है। विमान गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में नहीं उड़ता है। तो विमान कोई भी हेलीकॉप्टर छोड़ के, जो अपने छोटे वाले हेलीकॉप्टर वो तो उड़ते हैं गुरुत्वाकर्षण में, लेकिन जो विमान होते हैं हमारे, जो मालवाहक विमान होते हैं, या फिर उन्हें हम बोलेंगे जो पैसेंजर वाले विमान होते हैं, वो हमारे
गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के ऊपर उड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 प्रश्न ऑप्शन थे, 3 ये सही है, लेकिन जबकि ये कह रहा है कि जो गुरुत्वाकर्षण केवल पृथ्वी पे प्रभाव छोड़ता है, ऐसा नहीं है, गुरुत्वाकर्षण कम ज़्यादा होता है लेकिन हर जगह है, ठीक है। तो आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अगले महत्वपूर्ण 83वें प्रश्न को समझेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। क्या कह रहा है प्रश्न? 83वां प्रश्न नंबर कह रहा है कि प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? उज्जैन, वाराणसी, मदुरै, रामेश्वरम। तो देखो उज्जैन, वाराणसी और रामेश्वरम में भगवान शिव शंकर की प्रतिमा स्थापित है और मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरै में है। कहाँ? मदुरै में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। तो सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलते हैं और इसके भी ऑप्शन जो आपकी स्क्रीन पर हैं इन्हें ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे ईवीएस में और किस प्रकार से हम प्रश्नों को हल करें, समझें, तो ये आपको करना होता है। इसे लिख के आप सही तरीके से हल करेंगे और समझेंगे तो आप क्या करें, जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न लिख के ही आप ज़्यादा दिनों तक याद कर सकते हैं। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मेघ विजन में कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है जो वर्षा लाने की तकनीक है? इसके ऑप्शन है ऐसी कृषि पद्धति अपनाना जो वर्षा पर आधारित हो, जब वातावरण में मौजूद जलवाष्प धूल अथवा तरण के कण के चारों ओर ठंडा और संघनित हो जाता है, या मेघों का निर्माण कर उन्हें आकाश में पहुंचाना, या मेघों को बीज जैसे संरचना में परिवर्तित करना। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा ये बताना है, ठीक है ना। तो जो इसके लिए देखो कृषि की ऐसी पद्धति अपनाना जो वर्षा पे डिपेंड हो, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सही है बी कि जब वातावरण में मौजूद जलवाष्प धूल अथवा तरण के कण के चारों ओर ठंडा और संघनित हो जाते हैं, ठीक है। तो जब धूल अथवा तरण के कण चारों ओर संघनित हो जाते हैं तो हमारे वर्षा, कृत्रिम वर्षा जब कराई जाती है मेघ विजन में, ये प्रक्रिया मेघ विजन जो होती है वो कृत्रिम वर्षा के लिए कराया जाता है। जब मौसम में ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत सारे देशों में तापमान जब 50 के ऊपर चला जाता है, तब वहाँ पे मेघ विजन द्वारा वर्षा कराई जाती है, ठीक है, उसे ठंडा करने के लिए वहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार की कृत्रिम वर्षाएँ कराई जाती हैं। तो आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का आंसर मिल गया होगा। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 85वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और इसका ऑप्शन क्या होगा आप लोग हमें बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि पृथ्वी का कौन सा भाग जिसकी जैव विविधता के लिए सहायक है? पृथ्वी का कौन सा भाग इसकी जैव विविधता के लिए सहायक है? जैव मंडल, पशु विहार, परितंत्र निचय या जैविक समुदाय? जैविक समुदाय। तो इसके लिए जैव मंडल जो है, पृथ्वी का कौन सा भाग जैव विविधता के लिए सहायक है? जैव मंडल। क्या कहेंगे? जैव मंडल। इसके लिए ये ऑप्शन सही होगा, जो सहायक है वो जैव मंडल सहायक है पृथ्वी की जैव विविधता के लिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपको ए मिल गया। चलिए 86वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऊतक के बारे में इसमें बताया गया है। ऊतक किसमें सहायक होते हैं? ऊतक किसमें सहायक होते हैं? तो आप देखेंगे कि ऊतक तीव्र विकास में, कोशिकाओं के बीच श्रम विभाजन में, या प्रजनन की सुदृढ़ क्षमता में, या शरीर के सामर्थ्य में। प्रजनन किसमें सबसे ज़्यादा होते हैं? तो आप कहेंगे प्रजनन की सुदृढ़ क्षमता में। जो प्रजनन की क्षमता होती है उसमें सबसे ज़्यादा सहायक होते हैं कौन? ऊतक, ठीक है ना। तो इसके लिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न श्रृंखला अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। इसी आशा के साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए लेके आते हैं और आप लोगों को हमारे साथ अंत तक बने रह के इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में जानना है। और इस प्रकार के प्रश्न जब भी हमारे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आपने आसानी से हल कर पाएंगे। साथियों, इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में यदि आप लगातार जुड़ेंगे तो निश्चित ही आप सफलता के परमंच को लहरा पाएंगे, ठीक है। किसी भी सफलता के लिए आपका संघर्ष ही मायने रखता है। जितना आप ज़्यादा संघर्ष करेंगे उतना ज़्यादा आप निखर के बाहर आएंगे, ठीक है ना। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। जो भारत पाक का युद्ध हुआ था 1971 में, भारत पाकिस्तान का युद्ध 1971 के दौरान जब हुआ था तब सेना का प्रमुख कौन था? यानी कि जनरल प्रमुख होता है वो जनरल होता है। कौन जनरल था
जो युद्ध जब 1971 में भारत पाकिस्तान से जीता था। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो कौन सा सही ऑप्शन है? हमारे जो यहाँ पे जो दिए गए ऑप्शन है जनरल पीबी कुमारकर, कुमार मंगल, जनरल बीपी कुमार मंगल या फील्ड मार्शल SHFJ मानेकशॉ या जनरल JN चौधरी। डी ऑप्शन है जनरल KS थिमैया। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो ऑप्शन है वो फील्ड मार्शल SHFJ मानेकशॉ, बहुत ही महत्वपूर्ण। इनके सद्या में 1971 युद्ध लड़ा गया था। ठीक है ना।